हैं आगे। हेलो सर। मेरा मार्क्स वगैरह क्या है भाई? तुम लोगों के पूछा ही नहीं है मैंने। अमरनाथ, तुम्हारी लास्ट क्या बनी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अमरनाथ, टेस्ट वगैरह में कितने मार्क्स चल रहे हैं अब? अब चल रहे हैं ठीक ही सर। वो मेरा फिजिक्स में 165 था, 3 गलती हो गए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। आसिफ, टेस्ट वगैरह दिया था क्या? आसिफ। सर हाँ जी बेटे। सर एक क्वेश्चन था। हाँ। सर डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। यस। सर एक क्वेश्चन था, उसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा था। 5 में 3 ट्रांसलेशनल हो जाएंगी, 2 रोटेशनल हो जाएंगी। 2 रोटेशन। तो सर ये याद ही करना है। ये याद करना है। 3 है, एक्स वाई जेड एक्सिस में हो सकती है ना हाँ ट्रांसलेशनल। जी। हाँ हाँ। जी। हाफ एम बी एक्स स्क्वायर, हाफ एम बी वाई स्क्वायर, हाफ एम बी जेड स्क्वायर। ठीक है। और रोटेशनल। 2। ओके। सर जी नमस्ते। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। सर ये कह रहा हूँ, पिछली क्लास में था नहीं मैं, तबीयत मेरी खराब थी, तो क्या पढ़ाया था आपने? मैंने पिछले मैंने पिछले या या स्पीकर बंद कर स्पीकर दो। बंद कर दो। हाँ, लास्ट में जो मैंने कराया था तुम्हें, केटीजी का लास्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन फ्री पाथ और थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी सी स्टार्ट कर दी थी। सर हाँ जी, बोलिए। सर इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू आर टी में वी क्या, वी वॉल्यूम है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। सर वो वॉल्यूम 1 मोल गैस का है या 1 लीटर गैस का? नहीं, वो तो वॉल्यूम टोटल गैस का है। पीवी इक्वल टू एनआरटी ले लेंगे तो एन मोल गैस के लिए आ जाएगा। आ गया समझ में?
पीवी इक्वल टू और म्यू इक्वल टू अगर 1 ले लोगे तो 1 मोल गैस के लिए आ जाएगा। अरे भाई जल्दी आओ, 1 मिनट ऊपर हो गया। सर टेलीग्राम पर एक देखिएगा, थोड़ा ग्राफ वाला क्वेश्चन था, मैंने डाला दोबारा था। मैंने तुमने भेजे हैं, मैं दोबारा करा दूंगा, वो ग्राफ के सारे आ जाएंगे। ये सर मैं टेलीग्राम पे है। हाँ मैं हेलो। कॉन्सेप्ट, हाँ कॉन्सेप्ट अभी कराऊंगा ना, उनमें सारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि सर ज्यादातर ग्राफ मतलब देखे मैंने मतलब प्रीवियस ईयर में ग्राफ ही पूछा है उस चैप्टर से। कोई नहीं, आज ग्राफ के ही क्वेश्चन कराएंगे ढेर सारे, क्यों टेंशन ले रहे हो। कल यस सर। क्या कल क्लास होती है कि तुम लोगों की सुबह? नहीं सर, ले लीजिए क्लास। कल 2, 1 क्या फिर 2 ही लूंगा यस कल सर, भी। क्लास मतलब सर डेली आप लीजिए, क्योंकि फिजिक्स हम लोग का बहुत पीछे है अभी। नहीं तुम्हारा तो ठीक है, 11th खत्म होने को अच्छा तुम्हारा एक चैप्टर बीच में छूटा हुआ है भाई। अभी रोटेशनल हम लोग का नहीं हुआ है। चलो मैं कल बात करता हूँ, कोई रोटेशनल और उनका वर्क पावर एनर्जी है वो भी मैं करा दूंगा, जो दोबारा बच्चों को करना है वो दोबारा भी कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो मैं हफ्ते में 2 दिन क्लास एक्स्ट्रा लगाता हूँ। चल सर हमारा करें क्या इसको? होगा? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, हाँ बेटा। हमारा क्या होगा B1 वालों का? कोई टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है सर। आसिफ भाई माइक बंद कर लो। हाँ, जितना कराया जा रहा है उसको आप करते रहो, बस खत्म। आ गया समझ में? यस सर। क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप ही होंगे, एक दिन में बहुत ज्यादा नहीं हो पाएंगे। फिर भी मैं जो जो चैप्टर रह गए रोटेशन को मैं कवर कर लूंगा। इंटरनल एनर्जी हमने क्या बताई थी? द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, यही पोर्शन चल रहा था ना तुम्हारे? यस सर। Yes, sir. अच्छा, मैंने जो पीडीएफ बना के भेज दी थी, मिल गई? सर नहीं Yes, आई, sir. पीडीएफ नहीं आई। अरे इस बोर्ड की भेजी तो थी मैम ने। हम लोग में आ गए सर। Yes, sir. आ गई। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा? ध्यान से सुन लेना, किसी भी मॉलिक्यूल्स की या किसी भी सिस्टम की वो एनर्जी जिसके कारण वो खुद काम कर सकता है, उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। जैसे ध्यान से सुन लो ना, इस सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है और यहाँ पर नॉब है, जैसे ही नॉब को खोल देते हैं गैस ऑटोमेटिक अपने आप बाहर निकलती है। कोई हमने इसमें मशीन नहीं लगाई है, कोई इंजन नहीं लगाया है, इसका मतलब ये गैस मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी। तो इस तरीके की एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी कह सकते हैं बेटा? इंटरनल इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं। क्लियर? सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, इसे हम इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं। क्लियर है? इंटरनल एनर्जी जो गैस की जो होती है किसी की भी, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या होती है? ध्यान से सुन लेना। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ये U इज इक्वल टू होती है NCV/dt इंटरनल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। CV किसके इक्वल होता है बेटा? तुम्हें ये पता ही है। N तुम्हें पता है, नंबर ऑफ मोल्स हो गए। N क्या है भाई? नंबर ऑफ मोल्स। और CV क्या चीजें हैं? तुम्हें बताई थी, स्पेसिफिक हीट एट, कांस्टेंट वॉल्यूम। बिल्कुल सही है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और DT तुम्हें पता ही है क्या है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, DT क्या है भाई? चेंज इन इंजन टेम्परेचर। टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। सर क्लियर है? सर ये केल्विन में हम लेते हैं, ये चीज टेम्परेचर आ जाएगा। सर ये तो देखो NCV, CV की जगह हमने एक CV का एक फॉर्मूला और शायद KTG में आया था, R अपॉन, नहीं CV का FR/2 भी बताया था मैंने, बताया था यस सर। FR/2। तो यहाँ एनर्जी कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? NFRT/2, ये भी बताया था मैंने। क्लियर?
एक हमने आगे और बताया था CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1 होती है, तो U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NRDT अपॉन गामा माइनस 1। ये भी इंटरनल एनर्जी की आ जाएगी। अगर हम कहते हैं यहाँ पर इंटरनल एनर्जी, हम बात करते हैं फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए। किसके लिए? मोनो एटॉमिक गैस के लिए इंटरनल एनर्जी पे हम डिस्कस करते हैं। तो बताओ मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बताई थी बेटे? 3। 3। तो इंटरनल एनर्जी कितनी आ जाएगी? 3NRT/2। यहाँ 3 हो गई। मोनो एटॉमिक के कारण जो तीनों की तीनों है, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है भाई, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर मैं कह देता हूं कि डायटोमिक गैस के लिए हो जाए, ठीक है, डायटोमिक गैस के लिए क्या आ जाएगा भाई? F कितना बताया था? 5. बिल्कुल 5 है। तो U कितना आ जाएगा भाई? 5 5 nRT upon 2. NRT अपन 2। 5 NRT अपॉन 2। इसमें से क्या आ जाएगा? 3 NRT/2 एक अलग होगा। एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था, 2 यस सर। NRT/2 अलग होगा। ये जो एनर्जी है इसको कौन सी कह सकते हैं हम? ट्रांसलेशनल। एक ट्रांजिशनल होता है, एक काइनेटिक एनर्जी। और इसको हम कौन सी बोल सकते हैं? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। आ गया समझ? और ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड। क्लियर? इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, क्योंकि आइडियल गैस के बीच ही इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं लगता। गैस डिपेंड अपॉन किस पे बेटा? टेम्परेचर पे। तो इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसके कारण है वो सिस्टम है वो खुद वर्क कर सकता है। उस टाइप की एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी कहते हैं? इंटरनल एनर्जी कहते हैं। सभी के समझ में आ गया इंटरनल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट? हेलो? Yes, sir. अब यस सर। अच्छा, हाँ बोलिए बेटा। स्मॉल आर इसमें क्या है? स्मॉल आर स्मॉल आर नहीं है, गामा है। मैं थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूं, या गामा एडियाबेटिक एक्सपोनेंट है CP अपॉन CV। पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, आपको याद आ गया? यस सर, आ गया यार। हाँ, अभी भी बच्चे पूरे नहीं आए। ठीक है, तो ये चीज आ गया। अब हम बात करते हैं मेन चीज पर, जो थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है। ठीक है, कल तुम्हारी किसी की क्लास नहीं होती ना बेटा? सर एक बार स्लाइड ऊपर कर दीजिए। हाँ, नहीं, क्लास कल होती है कि नहीं होती? संडे को नहीं? गुड मॉर्निंग सर। अभी कोई फिक्स शेड्यूल रात में आता है। अच्छा, शेड्यूल है। चलो मैं आज बोल दूंगा कि कल दोनों और लगा दो, तो कल ये मैं चैप्टर खत्म करके अगले चैप्टर पे पहुंच जाऊंगा। तो सर जो ए बैच वाले हैं उनको भी लेनी है फिर? हाँ बेटा। नहीं सर, आप पुराने चैप्टर कराने कह रहे हो ना? वो अलग से मैं एक बैच करके ना, जो एक एक चैप्टर रह गया है मैं उनसे बात कर लेता हूँ, तो वो चैप्टर जैसे जैसे रहता है उसी तरीके से हम करते हैं। ठीक है, सारे करा दूंगा, आप टेंशन मत लो, इतना बिलीव रखो मेरे पे, बस खत्म। नहीं सर, हमारा ए वालों का सर, सही चल ऊपर रहा है, पूरा चल रहा है हमारा। नहीं, जो HOD 1 वाला बैच है उसका तो एक्यूरेट चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो FM से भी आगे हो गया है 1.5 चैप्टर। हाँ सर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक मिनट ऊपर कर देने। नोट नहीं किया अभी पीछे वाला? नहीं सर, थोड़ा सा रह गया बस। चलो कोई दिक्कत नहीं, आराम से नोट कर लो, कोई ऐसी हड़बड़ नहीं है। 10 मिनट एक्स्ट्रा ही पढ़ा देंगे अब कोई। ये लो, हो गया सर। ठीक है। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, आ गया सर? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ध्यान से सुन लेना। इसमें क्या होता है
किसी सिस्टम को जो एनर्जी दी जाती है वो दो काम करती है। क्या क्या काम करती है? एक तो वर्क डन करती है और एक चेंज ऑन इंटरनल एनर्जी के सम के इक्वल होती है। ये कह रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। समझ में आ गया था? तो लिख सकते हो द हीट गिवन टू द सिस्टम, the heat given to the system is equal to sum of work done and change in internal energy। आ गया था? ये इसके इक्वल होता है। ये किस पे बेस्ड है बेटा? इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है? अब डेल्टा क्यू कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, मैंने बताया था बेटा तुम्हें। देखो ध्यान से सुनना, डेल्टा क्यू पॉजिटिव कब होता है फिर ध्यान रख लेना है, और नेगेटिव कब होता है, ये दोनों में स्टेटमेंट जब पॉजिटिव कब है? हीट इज सप्लाइड, जब एनर्जी दी जाती है, दी जाएगी तब। when heat is supplied to the system, supplied to system। और ये क्या है बेटा? when जब टेकन लिया जाता Heat is taken। हाँ, heat is taken या drawn from the system। याद रहेगा नहीं? पहले भी करा चुका हूं मैं, ठीक है। डेल्टा डब्ल्यू बताओ कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, ये भी बता चुका हूं। कब है बेटा पॉजिटिव? वर्क डन बाय सिस्टम। सर अगर मतलब सिस्टम पे काम करा तो पॉजिटिव होगा, सिस्टम ने काम करा तो ये आ नेगेटिव गया। होगा। या डेल्टा भी लेस देन 0 आ जाए, ये आ जाए। ये जब गैस क्या होती है भाई? एक्सपेंड होती है। और जब गैस कंप्रेस होती है तब कौन सा होता है बेटा? और ड्यू कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होता है? ड्यू पॉजिटिव। बन क्या हो गया भाई? पॉजिटिव कब है? जब टेम्परेचर क्या होता है बेटा? इंक्रीज। और नेगेटिव कब होगा? जब टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज। साइन कन्वेंशन याद रहेगा बेटा? नहीं। सर डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम है। यस, डेल्टा भी एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्कडन पॉजिटिव है। मतलब सिलेंडर से गैस बाहर निकल रही है तो वर्कडन पॉजिटिव हो जाएगा। और जब सिलेंडर में गैस भर रहे हैं, साइकिल के ट्यूब में हवा भर रहे हैं, तब ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। समझ में आ गया क्या भाई? सब चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर। हाँ जी बेटा, डेल्टा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है इस केस में, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जो इंटरनल एनर्जी है इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। और टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है बच्चों? डिक्रीज होती है। क्लियर है भाई? सर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज बताना एक बार। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज ऐसे होती है, मैं तुम्हें एक दिन थर्मस ले लिया, थर्मस में पानी भर लिया, और थर्मस इंसुलेटेड होता है, और थर्मल को तुम क्या कर रहे हो? थर्मस को तेजी से यूं करके हिला रहे हो, लगातार हिला रहे हो, तो देखोगे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। चलो कोई नहीं। साइकिल के हवा भरने वाली पंप देखी है आपने बेटा? यस सर। पंप को तेजी से तुम जब दबाते हो, गैस दबती है तो उसकी जो वर्क डन है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाता है, वो गर्म हो जाता है बैरल। आ गया समझ? क्लियर है भाई? यस। यस सर।
हाँ, तो और भी देखो, ध्यान से सुनो। एक मैंने पाइप ले लिया है बेटा, ये रहा पाइप, इससे मैं फूंक मार रहा हूं, ये छोटा सा छेद है, इससे हवा निकल रही है, तो हवा मुझे ठंडी लगेगी गर्म लगेगी? ठंडी रहेगी। ठंडी लगेगी, क्योंकि गैस है वो फैल रही, इंटरनल एनर्जी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। और गैस को एकदम तेजी से कंप्रेस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगी बेटा? रिवर्ट हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा जो हम बोल रहे थे। ओके, क्लियर है भाई? जी सर। चलो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक क्वेश्चंस कराते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस है, लिख लेना। फॉर ए गैसेस सिस्टम, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, थोड़े फिर बड़े पे आऊंगा मैं। फॉर ए गैसेस सिस्टम find the change in internal energy, find the change in internal energy, change in internal energy if heat is supplied to the system from 100 joule and work done by system is 34 जूल। तो बताओ भाई, क्या पॉजिटिव होगी क्या नेगेटिव होगी? डेल्टा क्यू हमने 105 जूल दी तो क्या हो गया भाई? पॉजिटिव। हेलो, यस सर। सिस्टम ने वर्क किया, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताया था? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी, बताया था भाई आपको। तो ये आ गया 105, ये आ गया 34। 105 बोला है 100 बोला है? सर 100 है वो। 100 बोला है, 100 कर लो, कोई नहीं इसमें। ये आ गया माइनस डी यू, तो डी यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? कितना आ जाएगा भाई? 134। 66 आएगा माइनस का। ये इधर पॉजिटिव हो गया, ये आया ना, 66 आ जाएगा। एक मिनट, क्या गड़बड़ लिख दिया सर डब्ल्यू नेगेटिव रहेगा ना? डब्ल्यू नेगेटिव क्यों आएगा भाई? एक मिनट, सर वर्क डन बाय सिस्टम है ना? हाँ, डेल्टा यू क्या आ गया भाई? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ये आ गया ना? 66 आ जाएगा। तो 66। हाँ 66 आ गया, पॉजिटिव का ही आया। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ भाई? इंक्रीज। सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज, याद रखोगे? सर सर हाँ एक जी। बार बता देना। अरे कुछ नहीं है, सिंपल है। ये पूछा है गैसेस सिस्टम में इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा। अगर 100 जूल उसे हीट सप्लाई की तो पॉजिटिव हो गया, और वर्क डन बाय द सिस्टम होता है वो पॉजिटिव होता है। ये डेल्टा डब्ल्यू हो गया और ये डेल्टा क्यू हो गया या नहीं? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताया, तो डी यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू ये दे रखा है, डेल्टा डब्ल्यू ये दे रखा है, तो 66 जूल हो गई। इसका मतलब इसका टेम्परेचर क्या हुआ है भाई? अगर पूछा जाए, ऐसा किया जा रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है डिक्रीज? इंक्रीज। क्यों? पॉजिटिव में आ रहे सर वैल्यू। डीयू पॉजिटिव है। हाँ बिल्कुल सही है। ये कह रहा है भाई, इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, बिल्कुल छोटे से इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम internal energy decreases by 300 joule and work done by gas 200 joule. Find
नेट हीट सप्लाइड, सप्लाइड और रिलीज, सप्लाइड और रिलीज्ड बाय गैस। अब बताओ इसमें क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है, बताओ बच्चों। नेगेटिव हो जाएगा। हीट Positive. डेल्टा यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव है। कितनी है? 300 जी। एंड बर्डन बाई गैस, बर्डन बाई गैस पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या बताया था भाई? डी। तो ये कितना आ गया? 200 -100। मैंने क्या लिखा, ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। और डी यू कितना है भाई? -300। तो कितना आ गई हीट? -100। -100। इसका मतलब क्या हुआ -100 का? यही पूछना चाह रहा हूँ। Heat released. Heat is taken from the system. बात सही है, हीट रिलीज। समझ में आ गया भाई? यस सर। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? ये कुछ मैंने बर्गडन की क्वेश्चन कराई थे क्या पहले? बर्गडन की करा दिए थे। चलो समझ आ गया? मैं समझता हूं कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए अभी भी। देखो फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चंस करते हैं। ये कह रहा है फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये इस टाइप का क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है 2-3 साल पहले। फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन internal energy of 2 kg of water as it heated at 100 degrees Celsius and converted, मतलब 100 डिग्री का उबलता हुआ है, converted into steam एट 100 डिग्री सेल्सियस का है, मतलब इंटरनल एनर्जी है। क्लियर है भाई? ये पूछा है। देखो लेटेंट हीट वेपोरेशन की कल क्या बताई थी पिछली क्लास में मैंने? ये बताई थी कि नहीं? यस सर। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या बताई थी एम केस में? 10⁻³ अब डेंसिटी ऑफ स्टीम नहीं दी हुई। मैंने एक स्टेटमेंट बताया था तुम्हें, केटीजी है कि 1 ग्राम अगर हम आइस को हीट में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 ग्राम है तो लगभग 1800 सेंटीमीटर की उबलती है, तो उससे जो स्टीम की जो आ जाती है वो डेंसिटी 0.6 kg पर मीटर की आएगी। करो भाई, कितने मिनट का टाइम दूं? 1-2? चलो भाई 1 मिनट का टाइम है, क्वेश्चंस करके बताओ बिल्कुल। देखो कन्वर्ट करने के लिए कुल कितनी हीट चाहिए बताओ? एम कितना है? 2 kg। लेटेंट हीट कितनी बताई थी भाई? 540 किलो कैलोरी में बदल लो इसे, किलो कैलोरी पर केजी, एक ही चीज है। केजी से केजी कट गया, 50, 1080 किलो कैलोरी हीट चाहिए। नहीं आया समझ? क्लियर है भाई? यस सर। अब वर्क कितना होगा भाई? वर्क डन का मतलब क्या हो गया भाई? बर्डन बताया था तुम्हें पीडीवी,
पी तो पी रहेगा ही भाई, डीवी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, पी तो पी है ही है, फाइनल क्या हो गया, मास ऑफ द गैस, ये स्टीम की डेंसिटी, माइनस मास तो सेम ही रहेगा, ये वाटर की डेंसिटी हो गई। समझ में आ गया? क्या कॉमन ले लूं मैं यहां से, एम, 1/रो स्टीम माइनस रो वाटर। अब बताओ एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है, तुम सबको पता होगा भाई, 10 गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, ये 2, ये इसकी डेंसिटी कितनी है भाई, 1.6, और इसकी डेंसिटी थी 10⁻3। देखो ये कितना आ गया, 2 × 10⁵, 1/1.6 आ जाता है, लगभग 1.6 के आसपास आ जाएगा, माइनस 10⁻³ बेटा 1.6 में से अगर हम 10⁻³ को माइनस कर रहे हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा, तो हमारे पास ये नेग्लिजिबल आ जाएगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, अप्रोक्सीमेटली 3 ये। अब ये यूनिट किस में आई है बेटा, जूल में, या मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 320 किलो जूल। समझ में आ गया कि नहीं? हेलो, यस सर। अच्छा, ये हमारे पास W आई चुका है। अब हम यह बात करना चाहते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा U = क्या आ जाएगा बेटा, Q - W कर लो। Q कितना था बेटा, किलो कैलोरी, 1080 किलो कैलोरी। अगर इसे जूल में बदलते हो तो कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 4.18, और W मैंने ये दे ही रखा है 320 किलो जूल, तो ये अब किलो जूल में बदल गया। तो निकाल लो कितना आएगा भाई, मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। सर प्रेशर हमने एटीएम में लिया है। हाँ नहीं, एटीएम में नहीं है, पास्कल में ही लिया है। 1.013 होता है ना, तो 1.01 को मैं छोड़ दिया हूं, तो ये 10⁵ है, ये 1 ATM है। ओके, ओके सर। निकाल लेना कितना आ रहा है। सर 4194.4 किलो जूल। 4194.4, सही है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ये नीट में आया हुआ है 2018 में। वैल्यू 1 kg 2 kg कुछ और दे रखी हो बाकायदा। सर एक बार फिर बता दो। कोई नहीं, मेरे पास ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर हम 2 kg बर्फ है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 2 kg पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसे 100 डिग्री सेल्सियस के उसमें बदलना है स्टीम में। आ गया था, स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा उबलते हुए पानी को भाप में कन्वर्ट करोगे तो कितनी चीज चाहिए भाई, ये आ जाएगी रिक्वायर्ड हीट टू कन्वर्ट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इंटू किसमें बेटा, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये समझ में आ गया बेटा पहला स्टेप। यस सर। और बर्डन क्या होता है भाई, पी डीवी। डीवी होता है चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम का मतलब है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो पी फाइनल वॉल्यूम एम अपॉन फाइनल क्या था, स्टीम बार, एम बार ले लिया मैंने। पी की वैल्यू 10⁵ है 2, 1/0.6 इंटू 1/10⁻³ 1/0.6 कितना आ जाएगा, ये हटा के 10 कर दो, 1.666 आएगा, मैंने 6 ही लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं। ये 10⁻³ है, 10⁻³ 1.6 के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो इसे मैं अप्रोक्सीमेटली नेगलेक्ट मान देता हूँ।
इतने जूल आ गया, किलो जूल में बदल दिया, 1000 का डिवाइड कर दिया तो 320। अब हमें इंटरनल एनर्जी दी है, तो वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू 1080 इंटू ये। क्लियर है भाई? आ गया समझ में? हेलो? जी सर। यस सर। सर मास की जगह हमने 1 लिया है। क्या बेटा? मास अपॉन डेंसिटी में मास में हमने 1 लिया है। 1 नहीं लिया, 2 लिया है। ये रहा 2 kg था ना, 2 kg था, 1 kg 2 ही था। हाँ 2 ही लिया, ये रहा ना। P इंटू एम बाहर ले लिया, क्योंकि वो तो स्टीम का मास, और मास तो कंजर्व रहता ही है, वो तो चेंज होगा ही नहीं, तो उसे तो हमने इधर उधर किया ही नहीं। नोट हो गया भाई सभी? हाँ जी। सर ये जो 540 कैलोरी पर ग्राम वो ली थी लेटेंट हीट, हाँ इसकी वो तो चेंज कर दी यूनिट्स, ये हाँ। नंबर चेंज नहीं होगा? नहीं, नंबर क्यों नहीं चेंज होगा, सुन लो भाई। कैलोरी को किलो कैलोरी में 10 की पावर -3, ग्राम को किलोग्राम में 10 की पावर -3, कट गया तो किलो कैलोरी पर केजी आ जाएगा, किलो कैलोरी पर ग्राम आ जाएगा। ओके ठीक है सर। ठीक है, याद रख लेना, ये यूनिट इसीलिए चेंज की गई है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा दूं? सर इससे पहले वाला एक बार क्वेश्चन दिखा दो प्लीज। इससे पहले वाला वो तो फर्जी क्वेश्चन था, ये रहा, वो तो फॉर्मूला बेस्ड था, तुम्हें फॉर्मूला बताना था केवल। हो गया सर। चलो देखो, ढंग से कर लेना भाई, ये चैप्टर को मैं बिल्कुल आराम से करा रहा हूं, कहीं तुम्हें ऐसा नहीं लगे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन का कोई अंतर है। ठीक है, और उल्टे ऑनलाइन में क्वेश्चंस ऑफलाइन से ज्यादा ही करा दूंगा, क्योंकि मुझे टाइम की कमी नहीं रहती। जरूरत है तो एक आध क्लास घर से बैठ के रात में भी ले लो। ये देखो, ये वॉल्यूम है भाई। जनरली मैं इस एक्सिस पे क्या दिखाया करता था, ये कोई गैस ऐसे जा रही है भाई, ए से बी तक जा रही है, ठीक है। ये प्रेशर है, किलो पास्कल में इसकी यूनिट है, ठीक है, और वॉल्यूम की यूनिट है मीटर क्यूब में। अब ये देखो, ये ठीक है, हमने ये कह दिया ये 300 किलो पास्कल है, ये 600 किलो पास्कल है, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये मीटर क्यूब है, 2 इंटू 10 की पावर -4 था, और ये मान लिया 2 की जगह 4 कर दो, 4 इंटू 10 की पावर -4। क्लियर? लिख लेना, if the sample of gas is taken from A to B along the path shown in figure। बाकी सारी चीज नहीं लिखा रहा हूं। If 85 calorie of heat extracted from the sample in process, calculate the change in internal energy। करोगे? मैं करूं? क्यों भाई? कर लेंगे सर। कर लोगे। अब एरिया देखना कौन सा वाला निकालना है, बस मैंने हिंट दे दी है आपको। पीवी एक्सिस है वो इंटरचेंज कर दिए हमने।
हमें क्यू दे रखा है, कितनी? पॉजिटिव की है नेगेटिव की क्यू? क्यों भाई? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव ये दे रखा है। डेल्टा डब्ल्यू हम निकाल सकते हैं। एरिया किसका होता है भाई? सब पीवी कर्व पर लेंगे ना? बिल्कुल, एरिया अंडर पीवी कर्व। अब देखो एरिया निकालने में ये है कि ये वाला एरिया वन निकाल लेना अब तुम। तुम्हें एरिया कौन सा वाला निकालना है? ये वाला नहीं। हेलो? यस सर। अब गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो बर्डन क्या हो जाएगा भाई? इसका एरिया आ जाएगा। तो एरिया नेगेटिव का होगा। क्यों भाई? गैस कंप्रेस हो रही है। जो मैंने ये येलो कर दिया ये वाला एरिया लेना है, तो ये नेगेटिव का आ जाएगा एरिया 1/2। ठीक है। सम ऑफ द पैरेलल साइड्स 300 + 600 किलो पास्कल में, तो पास्कल में बदल दिया। और वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा? सब्ट्रैक्ट कर दो। 4 में से गया तो 2 × 4 - 2 10⁻³ हो गया। -3 से ये 3 कट गया, ये 2 बचा, 2 से 2 कट गया। तो मेरे हिसाब से कितना आ गया डेल्टा डब्ल्यू? कितना आ रहा है भाई? सर वो 10⁻⁻4 है। अच्छा -4 है तो -1 बच जाएगा। ठीक है। तो कितना आ गया भाई? 900 × 10⁻⁻1। तो हम क्या कर सकते हैं? माइनस के 90 जूल। पीबी, हाँ जूल में आ जाएगा। क्लियर? अब डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या बताया था तुम्हें? डेल्टा डब्ल्यू + डी यू। तो डेल्टा क्यू कितनी है बेटा भाई यहां पर? अब डेल्टा यू कितना आ जाएगा? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू यहाँ पे 86 थी, और माइनस माइनस हो गया प्लस, ये 90 हो जाएगी। अरे क्या गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट। डेल्टा यू पूछा है ना, तो डेल्टा यू आ जाएगा क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू कितना है भाई? हेलो? $85 85 कैलोरी है। कैलोरी को जूल में बदलोगे तो कितने का मल्टीप्लाई करोगे? सर माइनस का आएगा ना 85। 4.5। हाँ माइनस का आ गया, प्लस माइनस माइनस ये आ गया 90 जूल। अब देखना इतना, इसका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 355.3। 3 माइनस के 355.3 प्लस है। अगर 100 घटाता तो 345 आता, 365 पॉइंट कुछ आ जाएगा। 265.3 यूनिट किस में आई है बेटा? ये जूल में आई है। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? अभी और कराऊं क्वेश्चंस? सर वो डेल्टा क्यू को सर हमने कैलोरी से किलो कैलोरी में बदला है ना? कैलोरी से जूल में बदला है। कैलोरी से जूल में। कैलोरी से जूल में। 1 मिनट में पढ़ा ही देता हूँ, उस पॉइंट को भी करा देता हूँ। आ गया समझ में? सर एक बार वर्क डन बता दीजिए। पूरा? वर्क डन। हाँ 1 मिनट में बता देता हूँ दोबारा। देखो ये क्या कह रहा है कि कोई सैंपल ऑफ गैस है मेरे पास, वो ए से बी तक ले गया। तो देखो ये वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। मैंने अब जहां प्रेशर एक्सेस जनरली में ले रहा था, वहां पर मैंने कौन सा एक्सेस ले लिया? वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जगह प्रेशर ले लिया। इतने जूल एक्सट्रैक्टेड तो फ्रॉम द सैंपल कैलकुलेट द चेंज इन। अब मुझे बर्डन निकालना है, तो बर्डन क्या होता है बेटा? डेल्टा क्यू तो हो ही गया ही। और बर्डन क्या होता है भाई? बर्डन के बारे में तो मैं क्या बताया था भाई?
वर्क डन क्या होता है भाई? वर्क डन क्या होता है भाई? PdV, क्या? P into dV। P इंटू डीवी, ये वर्क डन हो गया। या पीडीवी, या मैंने एक चीज और बताई थी, एरिया अंडर पीवी कर्व, यस सर। ये वाला एरिया। सर हाँ सर इसमें एरिया हम ए बी के एंगल वाला नहीं लेते? नहीं, एबी के नहीं, वॉल्यूम एक्सिस पे लेंगे ना। या प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस आपस में इंटरचेंज कर दिए थे, यही तो इस क्वेश्चन में बताना चाह रहे थे हम। तो मैं एरिया हाँ सर बता दीजिए। इसका लूंगा। आ गया समझ में? ये सर क्यों ले रहे हैं इसका बता दीजिए वो। अरे बेटा, इस ग्राफ को उल्टा कर दे, पीवी कर्व का एरिया होता है ना, हेलो, तो वॉल्यूम Yes, एक्सिस sir। पे लेंगे तो यही वाला तो एरिया लेंगे हम, बी के साथ है, ए से बी तक आ रहा है ये वॉल्यूम। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम जब डिक्रीज हो रहा है, मैंने बिल्कुल देखो हाईलाइट भी कर दिया है, इसका एरिया हम ले रहे हैं। तो इसका एरिया ये क्या आ गया भाई, क्या बोलते हैं इसे? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? -1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन द ये वाली साइड। क्लियर? तो ये कितना आ गया? 300 + 600। और क्लियर है भाई? और ये किलो पास्कल में था, पास्कल में बदल दिया, ये आ गया। अब ये 10 की पावर 3 से या 10 की पावर -1 बच गया, सॉल्व कर दिया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो लगा रहे थे वो चल रहा है। और कराऊं ऐसे क्वेश्चन ग्राफ वाले? हेलो, हाँ सर करा दो। चलो और करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सर पहले वो आप बता देते ना कुछ। हाँ, जूल्स लॉ एरिंग डाल देना, वो भी कर लेना, जब उसमें यूनिट का झंझट खत्म हो जाएगा। लिखो जूल्स लॉ। देखो जूल्स लॉ क्या होता है? जूल्स लॉ क्या होता है? जो बर्डन है वो हीट है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैं बताया था कि वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, बताया था कि नहीं भाई? हेलो, यस सर। तो जो वर्क और हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे मैं अपने दोनों हाथों को खींच रहा हूं, हाथ गर्म हो गए या नहीं? तो इसका मतलब मैंने मैकेनिकल वर्क किया, वो हीट में कन्वर्ट हो गया। तो W प्रोपोर्शनल होता है Q, प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं JQ। ये कई जगह तुमने पढ़ा हुआ है, सरफेस टेंशन में भी पढ़ाया था तुम्हें, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, J = यहां आ जाएगा W/Q। यूनिट इसकी हो जाती है जूल पर कैलोरी। J मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है, वैल्यू इसकी होती है 4.18 जूल पर कैलोरी। ठीक है, J इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। J क्या है? नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ए कन्वर्जन फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन लेना। कन्वर्जन फैक्टर का मतलब है टू कन्वर्ट जूल इनटू कैलोरी, ठीक है, डिवाइडेड बाई J। बेटा जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाई J कर देंगे। अगर हम कहते हैं टू कन्वर्ट कैलोरी इंटू जूल, जूल मल्टीप्लाई बाई J। आ गया समझ में? नहीं, यही मैं बार बार क्लियर है? जूल को कैलोरी में, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करना है, ये तुम्हें सामने पता पड़ रहा है। जूल को कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैलोरी को जूल में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें आपके पास सामने हैं।
क्लियर? हेलो? Yes, sir. जैसे केस 1 में जब चल रहे हो तो एक आध पॉइंट हम और कर लेते। देखो इसमें हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू हीट। ध्यान से सुन लो, जैसे एक पत्थर है वो हाइट से गिर रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी है हाइट पर है तो पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी। जब वो नीचे गिर जाएगा और टकराएगा तो थोड़ा बहुत गर्म होगा कि नहीं होगा बेटे? गर्म होगा। जब वो गर्म होगा तो इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है भाई? हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। इसी तरीके से जो क्या हम बोल रहे हैं आपको कि इसी तरीके से हम ले सकते हैं कोई वाटरफॉल है। जब वाटरफॉल हो रहा है ऊपर से पानी गिर रहा है तो वाटर ऊपर पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे किस में कन्वर्ट हो गई? वो किस में कन्वर्ट है भाई? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। आ गया समझ? कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू हीट। जैसे कौन सा हो गया भाई? वाटरफॉल हो गया। तो कैसे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी मैं बता रहा हूं कि ये एच हाइट पे पानी था, ठीक है, और ये पानी नीचे गिर रहा है तो प्रोड्यूस हीट क्या बताया था तुम्हें? W/J। W क्या आ जाएगा? K। कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी बेटा इसमें? यही थी। K फैक्टर है। K = अगर 1 हो इसका मतलब क्या हो गया भाई? होल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू हीट। अगर मैं कहता हूं कि 50% पोटेंशियल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है तो K की जगह यहाँ क्या लगा दोगे भाई? 0.5। अगर मैं कह रहा हूं 25% कन्वर्ट हो रही है तो K है। अब देखो भाई राइज इन टेम्परेचर देखो कितना आ जाएगा। इन टेम्परेचर में कितना चेंज होगा भाई? Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं? K कितने फैक्टर है तो हम ये कह सकते हैं mgh/J। m से m काट दिया तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आ गया भाई? kgh/Js। समझ में आ गया भाई केस 1? हेलो? जब पानी लिखा है K = 1 के बाद K = 1 है इसका मतलब क्या हो गया? होल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द हीट। और अगर हम कहते हैं कि फैक्टर है कि विच % एनर्जी कन्वर्ट इनटू द हीट। आ गया समझ में? ओके सर। देखो केस 2 देखो। केस 2 क्या है भाई? सर ये वाला केस समझाना, राइज इन टेम्परेचर। हाँ, Q = ms डेल्टा थीटा नहीं पढ़ाया था? जब ऊपर से नीचे Yes, sir. जाएगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, हीट एनर्जी इंक्रीज होगी। हीट एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ओके सर। हीट एनर्जी ये आ गया। आ गया समझ में? नहीं? यस। कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब लिख लो कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ये चीज आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? जैसे मान लिया मैं कह रहा हूं ये बुलेट है m मास की, v वेलोसिटी से गई और इसने टारगेट को हिट कर दिया। ये क्या है भाई? टारगेट को हिट कर दिया।
तो इसकी काइनेटिक एनर्जी टारगेट को हिट करेगा लगातार। तुमने देखा होगा कोई हैमर को हम लोहे के टुकड़े पर गिराते हैं तो वो क्या हो जाता है बेटा, गर्म हो जाता है। यस सर। तो कितना आ जाएगा भाई, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, Q इज इक्वल टू W/J। ठीक है, और W की जगह में कितने परसेंट हुई K, इसे मैं कर सकता हूं ½ mv²/G। समझ में आ गया। तो कितनी हीट डेवलप होगी भाई, ½ mv²/2G। आ गया। K फैक्टर है भाई, कितने परसेंट कन्वर्ट हो रही है जो पहले आ रहा। अगर K 1 है इसका मतलब होल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू द हीट। अगर मैं कह रहा हूं कि 10% काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है तो K की जगह 0.1 ले लूंगा। अब यहां भी क्या आ जाएगा भाई, चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा इस केस में, चेंज इन टेम्परेचर। Q की जगह तुसी क्या लिख सकते हो बेटा, MS डेल्टा K mv²/2J। ऐसे क्वेश्चन कई जगह देखे होंगे तुमने। तो डेल्टा मतलब कई बार आ जाता है, कोई वाटरफॉल है तो वाटरफॉल के बॉटम का टेम्परेचर हाइट से कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। ज्यादा तो ये चीज आ होता है गई, सर। कोई दिक्कत तो नहीं। क्या सर, क्या बोला? मैं ये कह रहा हूं कि कोई वाटरफॉल हो रहा है उसके बॉटम का टेम्परेचर ज्यादा होगा कि हाइट का टेम्परेचर ज्यादा होगा जहां से गिर रहा है, सर बॉटम का। बॉटम का ज्यादा है। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा सर। ठीक है, केस 3 लिख सकते हो भाई। ईट, थोड़ा धीरे कराओ ना, भी अच्छा। लिखा नहीं मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, रुक गया मैं 1 मिनट। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। भाई सर बोल ही नहीं रहे। कोई एक नया स्टूडेंट है बेटा गरिमा, हेलो, यस सर, यस आज सर। आज ही एडमिशन लिया है क्या बेटा? नो सर, 2 दिन पहले लिया था। अच्छा तो समझ में आ रहा होगा, ये नहीं आ रहा? हाँ जी सर, आ रहा है। ठीक है। हो गया सर। चलो हो गया भाई। यस सर। बेटा तुमने देखा होगा कि जब पहाड़ों पे आइस फॉल होता है उस समय हमें सर्दी कम लगती है, लेकिन जब आइस फॉल हो गया धूप निकलती है उस समय सर्दी ज्यादा लगती है। ऐसा महसूस किया है? हेलो, नहीं सर, नहीं। नहीं सर किया। गए नहीं, अभी पहाड़ों पर नहीं गए अभी। देखो कैसे होता है मैं बता देता हूँ। आइस पड़ गई, अब आइस मेल्ट हो रही है, मेल्ट हो रही है इसका मतलब वो एटमॉस्फेयर से हीट ले रहा है, तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? यस जब सर। आइस जम रही है तो वो हीट उस पानी में से बाहर निकलेगी तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ये आ जाएगा, बढ़ रहा। हाँ। हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व इन मेल्टिंग, और क्या कर सकते हैं हम, फ्रीजिंग। आ गया समझ? आइस तो देखो कितनी होती है, Q इज इक्वल टू
W अपॉन J पढ़ा था। हेलो, तो Q कितनी इवॉल्व और एब्जॉर्ब होती है? Q इज इक्वल टू, हम क्या कर देंगे यहाँ, M है। चल कोई नहीं, हम जमाने के लिए कितना वर्कडन करेंगे भाई? हेलो, हम आइस को जमाने के लिए कितना वर्कडन कराएंगे भाई? अरे भाई, फ्रीजर के अंदर जब आइस जमती है तो हीट बाहर निकलती है कि नहीं निकलती? यस सर। निकलती है सर। निकलती है, ठीक है। हाँ सर। और जब आइस मेल्ट होती है तो वो क्या लेगा भाई? आइस हीट एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब करेगा। तो कितनी इवॉल्व और एब्जॉर्ब होती है हीट? वो Q इज इक्वल टू ml आ जाएगा। कर लोगे भाई? ml सर स्टेट चेंज। हाँ, इतनी हीट है। अगर जमाओगे तो इतना वर्क करना पड़ेगा, निकालोगे तो उल्टा करना पड़ेगा। क्लियर? देखो, एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है सर हाँ जी, यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है इसीलिए हमने लेटेंट हीट। बिल्कुल लेटेंट हीट, क्योंकि उस समय टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो हम, जैसे मैंने बताया था तुम्हें, अगर तुम 10 ग्राम आइस है तुम्हारे पास और तुम उसे चबा चबा के मेल्ट करना चाहते हो, तो 1 ग्राम आइस को जब मेल्ट करते हो तो कितने कैलोरी हीट खर्च करते हो भाई? 80। और 10 ग्राम में तुम कितनी खर्च कर दोगे? 800 कैलोरी। 800। और 100 ग्राम पिघलाई तो 8000 कैलोरी। मतलब 100 ग्राम पानी वाली आइस को तुम चबा चबा के चबा जाओगे, बिल्कुल मेल्ट कर दोगे, तो तुम 8000 कैलोरी खर्च कर दोगे। ठीक है? पानी वाली आइस होनी चाहिए, आइसक्रीम नहीं होनी चाहिए भाई। हाँ सर। ठीक है? यस सर। हाँ, आइसक्रीम से जितना तुम काम नहीं करोगे उतना पेट के अंदर ले जाओगे। ठीक है? तो ये चीज हो गई, तो आइस मेल्ट हो जाता है। देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन टाइम मान ले, या मैं कॉन्सेप्ट में ही लिख देता हूं इसे, के स्कोर। हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, नहीं घूम रही? ठीक है? इफ अर्थ इज सडनली स्टॉप, अर्थ क्या हो जाए भाई? सडनली स्टॉप हो जाए, तो फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर। चेंज का मतलब है इंक्रीज ही होता है, याद रख लेना। देखो, अर्थ घूम रही है तो उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है भाई। हेलो, यस सर। हाफ आई ओमेगा। यस सर। हाँ। तो मान लिया अर्थ घूम गई, मैं कह रहा हूं कि पूरी की पूरी हो गई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और अर्थ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अबे क्या हो गया, चल जा। हाँ हाँ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये जे है। और अर्थ सॉलिड स्फीयर है तो उसको 2/5। 2/5 है हमारे इसमें। ठीक है? तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया भाई? 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। 2 तो नीचे था ही, 2 से 2 काट दिए, तो कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई भाई? mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन, इतनी हो गई कि नहीं? समझ आया भाई? अगर हम कहते हैं कितने टेम्परेचर चेंज हुआ, तो Q इज इक्वल टू, हम यहाँ कहते हैं ms डेल्टा थीटा। 5 कहाँ गया? 5 रह गया। 5 कहाँ गया? अरे कहीं नहीं गया, ये रहा। ठीक है? ms तुम बैठे थे वो बताने के लिए, गड़बड़ हो गया तो mr स्क्वायर अपॉन सेम से 5 m से m काट दिया, तो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ भाई? r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 5। इतना टेम्परेचर इंक्रीज आ जाएगा। और चाहो तो ओमेगा को v अपॉन आर भी कर सकते हो, तो b के टर्म में आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है? तो जूल को कैलोरी में, कैलोरी को, सर ये हाँ सर ये बोलो। समझ नहीं आया, बताइए।
दोबारा सुन लो, अर्थ अपने एक्सिस में घूम रही है तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मैं कह रहा हूं अचानक अचानक रुक गई अर्थ। जब अर्थ अचानक अर्थ रुक जाती है तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल जाएगी? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये इवॉल्व या एब्जॉर्ब हीट हो गई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन जे। आई तुम्हें सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें बताया 2/5 mr², ये रख दिया। तो ये हीट हो गई। और हीट इस चैप्टर में ही बता चुका हूं, Q इक्वल टू क्या होता है? ms डेल्टा थीटा होता है। तो mr² ओमेगा स्क्वायर अपॉन 5j। Q की जगह हम लिख सकते हैं ms डेल्टा थीटा, m से m काट दिया तो s डेल्टा थीटा। 1 घंटा हो गया, मैंने पता है आज क्या पढ़ाया है तुम्हें डेफिनेशन के टर्म में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U। और दूसरा एक और चीज पढ़ाई है क्या? इंटरनल एनर्जी। क्वेश्चन ही करा रहा हूं, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। सर ये आई हाँ बोलो। आई की वैल्यू सर रोटेशनल मोशन में कराई आपने? हाँ रोटेशनल में। सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है, ये सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मैं चलो बात कर लूंगा, जो तुम दोनों का ये छूटा हुआ है अलग से 2 दिन क्लास लगा के ना, 2-3 हफ्ते ये वाला चैप्टर ही खत्म कराता हूँ, ठीक है? यस सर। एस की वैल्यू क्या लेनी है? किसकी? एस जो है उसकी वैल्यू क्या लेनी है? एस की? हाँ। एस तो दिया होगा कि कितनी है अर्थ के लिए, ठीक है? ये तो जनरल फॉर्मूला है, वैसे ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, कोई वैसे तो है नहीं। नेक्स्ट लो, 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चन हम करते हैं। लिखो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल of an ideal gas डायटोमिक कर लेना। undergoes transition from A to B along a path AB। ये देखो ये ग्राफ दिया हुआ है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि इस टाइप का ही मैंने कराया हुआ था। वॉल्यूम हम हमेशा मीटर क्यूब में ले लेते हैं और प्रेशर हम किस में ले लें भाई? किलो पास्कल में। ये 2 किलो पास्कल है, ये 5 किलो पास्कल है, ये 4 मीटर क्यूब है, ये 6 मीटर क्यूब, ठीक है? पूछा क्या है? फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी in this process। करो बेटा। कर लोगे नहीं? हो जाएगा? मैं करूं?
सर ऑप्शन नहीं दोगे इसमें? चलो हो गया नहीं? सर ऑप्शन नहीं दोगे? सर क्यू कैसे निकालेंगे वो समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं, और भी कुछ बताया हुआ है, याद करो। देखो, एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, डी इक्वल टू क्या बताया था? नहीं, आज स्टार्टिंग ही यहीं से कराई थी। कराया था कि भाई? यस सर। चलो, डी यू तो डी हो गया, एन सीबी क्या बताया था तुम्हें पता होगा भाई? सीबी एफ आर बाई 2। और टीवी क्या आ गया भाई? डेल्टा टी, ये आ गया। हेलो, डी यू। एफ कितना होगा? कौन सी एटॉमिक गैस है भाई? 3R/2। डायटोमिक गैस 5 नहीं, डाई एटॉमिक है। डाई एटॉमिक के लिए एफ कितना बताया था? 5। तो ये आ गया 5 NR/2। टीवी, पीवी इक्वल टू NRT। तो पीवी बीबी अपॉन NR, पीए बीबी बीए अपॉन NR। हो जाएगा कि नहीं? NR से NR मैंने उड़ा दिया, तो कितना बचा है यहाँ? 5/2 पीवी बीबी माइनस पीए बी। बेटा अब तुम कर लोगे कि अब भी मैं करूं? हेलो, कर लेंगे सर। कर लेंगे। देखो, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है? हाँ, 4 से 6। चलो करो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बी पे प्रेशर कितना था भाई? बी पे प्रेशर सर 2 किलो पास्कल, 2 2 इंटू 10 की पावर। बी पे वॉल्यूम कितना है बेटा? 6। ए पर प्रेशर कितना है? 5 किलो पास्कल। 5 और वॉल्यूम कितना है? 4। 4 तो 5/2 तो था ही था। 10 की पावर 3 भी बाहर ले लो, तो 6 दूनी 12, 5 चौक 20। कितना बेटा? बेटा 8। 8 से कितने बार गया? 4। माइनस के बच जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? -20 इंटू 10 की पावर 3 जूल बनेगा। इसे क्या कर दोगे फिर? केजी में। किलो जूल। यस सर, मेरा भी यही आया था। चलो, समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ सर। कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो, नहीं तो आगे बढ़े। क्यों भाई? हो गया सर, समझ आ गया। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? आगे पॉइंट ले, नया पॉइंट। यस सर। यस सर। चलो हेडिंग डालो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियर है? अब सारे प्रोसेस हो जाएंगे। स्लाइड ऊपर करना। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। लो नोट कर लो आराम से। सर डन। चलो अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कोई ना कोई तो करेंगे ही।
हम प्रोसेस करा देते हैं पहले सारे, तो ये चैप्टर लगभग खत्म सा हो जाएगा। फिर प्रोसेस में हम सबसे पहले थोड़ी थोड़ी चीज पढ़ाते हैं। फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस क्या कहती है? फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनो। फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस क्या है? ये मेरे पास एक चैम्बर है, इसकी दीवारें हैं वो कैसी हैं बेटा? थर्मो इंसुलेटेड है। थर्मो इंसुलेटेड है बेटा। जब थर्मो इंसुलेटेड है तो क्या हीट का एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ? नहीं होगा। नहीं सर। नहीं होगा। इसके अंदर ये मैंने रख रखा है, एक बोतल रख रखी है, और बोतल के अंदर आइडियल गैस भरी हुई है। क्या चीज भरी हुई है? आइडियल गैस। और चैम्बर के अंदर पूरी तरीके से हाई वैक्यूम है। अब इस गैस को मैं फ्री होने देता हूं, फैल रही है, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन को हम कौन सा एक्सपेंशन कहते हैं बेटा? फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस कहते हैं। लिखो इफ। सर हाँ जी सर, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही थी ना, तो फिर डी नेगेटिव कैसे आया? किसमें बेटा? डी नेगेटिव है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। जब गैस फैलती है तो ठंडी हो जाती है, जब गैस कंप्रेस की जाती है तो गर्म हो जाती है। आ गया समझ? यस सर। लिखो लिखो इफ एन आइडियल गैस expand in the chamber of expand in insulated insulated chamber in vacuum. If an ideal gas expand in a thermo insulated chamber in vacuum, then this expansion is known as free expansion of gas. देखो इसमें क्या हो रहा है भाई? फ्री एक्सपेंशन में हम क्या देख रहे हैं? ध्यान से सुनो। डब्ल्यू वर्क डन क्या बताया था तुम्हें मैंने? वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू पीडीवी बताया था। और पी जो होता है वैक्यूम के लिए वो कितना एज्यूम किया जाएगा भाई? वैक्यूम के लिए 0। तो वर्क डन कितना आ गया भाई? 0। थर्मो इंसुलेटेड वॉल है, थर्मो इंसुलेटेड वॉल है तो डेल्टा। हेलो सर एक बार ये थोड़ा सा बता दोगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ मैं ये कह रहा हूं, मैंने डेफिनेशन क्या लिखाई है? इफ आइडियल गैस अलाउड टू एक्सपेंड in a vacuum in a thermo insulated chamber in vacuum, then this expansion is known as कौन सा? फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। क्लियर है भाई? और फ्री एक्सपेंड है ना? हाँ, अलाउ टू एक्सपेंड इन ए चैम्बर, थर्मो इंसुलेटेड चैम्बर हैविंग ए वैक्यूम। मतलब वैक्यूम के अंदर, थर्मो इंसुलेटेड चैम्बर के अंदर इसको क्या कर दें बेटे? बढ़ाते चले जाएं तो इसे क्या कहेंगे हम? ये कहेंगे। और P जो वैक्यूम के लिए प्रेशर होता है वो कितना एज्यूम किया जाता है बेटा? 0। और जो डेल्टा Q है वैक्यूम के, वो थर्मो इंसुलेटेड बाहर है तो हीट का किसी भी तरीके के एक्सचेंज नहीं होगा। अब यूज कर लो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा था भाई? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डी। ये भी वैसा 0, ये भी 0, डी। तो आपके हिसाब से डी कितना आ गया बेटा? 0। इसका मतलब U कितना आ गया? यहाँ पर कितना आ गया भाई? कांस्टेंट हो गया।
मतलब क्या आ गया भाई, U कांस्टेंट हो गया, मतलब इंटरनल एनर्जी गैस की कांस्टेंट होती है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। फिर नहीं, अगर इस तरीके से आइडियल गैस को मैं एक्सपेंड कर दूं तो इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली किससे रिलेटेड होती है बेटे? टेम्परेचर से। तो U कांस्टेंट, देन टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट। ओके, क्लियर है भाई? नहीं है? सर हाँ जी, सर डायग्राम एक बार दोबारा से रिपीट करके अच्छे से बता दो। दोबारा सुन लो। ये मेरे पास कमरा है, कमरे की दीवारों पर बिल्कुल थर्मो इंसुलेशन कर दिया है, न कमरे से हीट आ सकती न जा सकती, और कमरे के अंदर वैक्यूम कर दिया, उसके अंदर जो आइडियल गैस ली है उसे फैलने देता हूं। तो इस टाइप के एक्सपेंशन को फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। तब मैंने बताया था वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल वी। पी वैक्यूम के लिए कितना होता है बेटा? 0। तो पी 0 हो गया तो डेल्टा डब्ल्यू 0। समझ में आ गया? अब ये थर्मो इंसुलेटेड वॉल्स वाले कमरे में रखी हुई है तो डेल्टा क्यू आल्सो 0, तो डेल्टा क्यू भी 0 हो गया। तो अब मैं बात करता हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे बात कर रहा हूं। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। डेल्टा क्यू 0 हो गया, डेल्टा डब्ल्यू 0 हो गया, प्लस डी यू। तो डी यू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यू क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस में क्या कांस्टेंट रहती है बेटा? हेलो, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। मुझे लगता है कि सभी की समझ में आ गया होगा। सर इसमें जो आपने शुरू में लाइन लिखवाई थी एक बार वो रिपीट करना। मैंने बोला है इफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड in a thermo insulated room in vacuum थर्मो इंसुलेटेड। हाँ, थर्मो इंसुलेटेड रूम या थर्मो इंसुलेटेड चैम्बर। रूम के बाद सर? क्या बेटा? रूम के दोबारा बाद। सुन लो। इफ एन आइडियल गैस, ठीक है, एक्सपेंड इन ए थर्मो इंसुलेटेड रूम हैविंग ए वैक्यूम, then this expansion is known as free expansion of gas. ओके सर ये तो हर गैस के लिए होगा कि सिर्फ आइडियल गैस? आइडियल गैस के लिए, ठीक है। वैसे कमरे में क्या है, अगर हम पंखा चला के छोड़ देते हैं तो कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब पंखा चलता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो आपस में कोलाइड करते हैं। तुम्हारे पास 2 रूम है, दोनों रूमों को बंद कर देना पूरी तरीके से और दोनों का टेम्परेचर ले लेना। एक रूम में पंखा चला के छोड़ देना और सुबह दोनों का टेम्परेचर मेजर करना। जिसमें पंखा चल रहा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा और जो बिल्कुल पंखा नहीं चल रहा होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। जब पंखा चलेगा तो मॉलिक्यूल्स की क्या बढ़ जाती है? मोशन बढ़ जाती है। क्लियर है भाई? चले भाई नेक्स्ट प्रोसेस। अरे अब की तरह नेक्स्ट छोटे छोटे करा देता हूं प्रोसेस। पहले देखो, एक बड़ा सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं भाई? बताओ भाई। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का मतलब क्या हो गया भाई? जैसे मैं ये कहता हूं कि मैं पूरी तरीके से आइसोलेट हूं, इसका मतलब क्या मतलब है? ना मैं तुमसे पढ़ा रहा, ना तुम्हारी कोई बात सुन रहा, यही हुआ ना बेटा? तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो न तो वर्क करता और ना उस पर वर्क किया जा सकता। आ गया समझ? नाइदर डू वर्क नॉर ए वर्क डू ऑन इट, और किसी भी तरीके का हीट का एक्सचेंज नहीं करता। तो इस तरीके का जो प्रोसेस है उसे हम कौन सा कहते हैं बच्चों? सिस्टम को क्या कहेंगे हम? आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर? तो लिख देना, क्या लिखोगे? अपने आप लिख लो डेफिनेशन। द सिस्टम क्या है भाई?
कैन नॉट डू वर्क और नॉट कोई ऐसा सिस्टम जो ना वर्क कर सकता है और ना हीट का एक्सचेंज करता है। तो डेल डब्ल्यू भी 0 और क्यू भी 0, मैं डेल्टा के टर्म में लिख देता हूं। ऐसा सिस्टम ना खुद कार्य वर्क करता, ना उस पर वर्क किया जा सकता, और ना ही हीट का एक्सचेंज करता। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या आ जाएगा भाई? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या बताया था? डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। ये भी 0, ये भी 0, डी यू। तो डी यू क्या आ गया भाई? 0। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। समझ आ गया भाई? आइसोलेटेड सिस्टम जिसका दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। सर जब इसका लेना देना नहीं है तो पढ़ क्यों रहे हैं फिर हम इसको? सर इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो ये दोनों सिस्टम समझ में आएंगे। ये तो वैसे जनरल है, कई बार थ्योरेटिकल में क्वेश्चन बन जाता है। देखो अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट है, इसे हम कहते हैं आइसोथर्मल सिस्टम, आइसोथर्मल प्रोसेस। सर एक बार ऊपर वाली स्लाइड दिखाना। दिखा रहा हूं आइसोथर्मल प्रोसेस। ये लो, हो गया। आइसोथर्मल क्या होता है बेटा? टेम्परेचर जिससे कांस्टेंट रहे, ऐसा प्रोसेस लिख लियो। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो इस तरीके का हम क्या कहते हैं भाई प्रोसेस को? आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्मल लिखो। व्हेन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम thermodynamic system undergoes a physical change in such a way that its temperature क्या किया जाए भाई? remain constant, then ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे भाई हम? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल। क्लियर है भाई? इस तरीके का प्रोसेस है, वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इस तरीके का प्रोसेस है, उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हुए बेटा इसके? मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब आइस जब तक मेल्ट होती रहेगी तब तक उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? 0 कांस्टेंट। आइए, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं, बॉइलिंग द वाटर कितने पे? 100। मतलब जब तक पूरा पानी उबल के खत्म नहीं हो जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 टेम्परेचर रहेगा। अच्छा, क्लियर है भाई? सर हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि जब तक उसका फेस चेंज नहीं होता तब तक वो कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर। नहीं, फेस चेंज हो जाए तब भी है। फेस तो चेंज हो रहा है ना, आइस मेल्ट हो रही है। 0 डिग्री आइस है 0 में, तो फेस तो यहाँ भी चेंज हो रहा है।
ये लिक्विड स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है। यस सर। ओके सर। इस तरीके का जो प्रोसेस है। सर हाँ जी, कह सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस लेटेंट हीट के इक्वल होता नहीं लेटेंट हीट में तो मत कहो, अभी आ जाएगा लेटेंट। हाँ, लेटेंट हीट ये कह सकते हो कि जो लेटेंट हीट में हम डेफिनेशन दी थी कि टेम्परेचर चेंज करके फेज चेंज हो जाए, तब है। बिल्कुल कह सकते हो, वैसे तो नहीं है, आइसोथर्मल ही रहेगा वो। सर लेटेंट हीट सर आइसोथर्मल प्रोसेस होगी ना सर वो? हाँ, वो उस समय रहेगी, लेकिन हाँ। हो सकता है कि उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाए, फेज चेंज होने के साथ साथ है वो दूसरा हो जाए। ये जब तक मेल्ट नहीं हो रही तब तक है, ठीक है। हाँ सर वही मतलब अब तक। हाँ, तो देखो और सर इसकी इसमें स्टेट। हाँ जी, इसमें सर इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। देखते हैं, अभी बताते हैं, सब आ जाएंगे। इसके बहुत बड़ा पॉइंट है, अगली क्लास में भी चलेगा। स्टेट इक्वेशन क्या होती है, जैसे हमने बताया था पीवी इज इक्वल टू क्या होता है इसके लिए, एनआरटी। और यार टी कांस्टेंट है बेटा, टी कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया भाई। यही है स्टेट है, वेल्स लॉ पढ़ाया था मैंने तुम्हें। यस सर। तो ये आ जाएगा P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ये इसकी स्टेट इक्वेशन है। क्लियर? ये इसकी स्टेट इक्वेशन है। सर ये तो बॉयल्स लॉ बन गया। तो ये बॉयल्स लॉ को ही तो ओबे करता है। बॉयल्स लॉ था क्या? अरे बॉयल्स लॉ क्या था? एट कांस्टेंट टेम्परेचर P एट कांस्टेंट टेम्परेचर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V, यही तो था बॉयल्स लॉ, ठीक है। देखो मैंने बताया T क्या है इसका, कांस्टेंट। T क्या चीज है बेटा इसका? कांस्टेंट है। कांस्टेंट। तो dt क्या आ जाएगा भाई? 0। जीरो। तो du भी क्या आ जाएगा भाई? 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करो। क्या बताया था? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डी। तो जो सिस्टम को जो हीट दी जाती है वो आइसोथर्मल प्रोसेस में किसके इक्वल होती है बेटा? बर्डन के इक्वल। वर्क डन। हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू बर्डन। सिस्टम को जो हीट दी जाती है वो बर्डन के इक्वल होती है। आ गया समझ? यस सर। सिस्टम को जो हीट दी गई वो बर्डन के इक्वल हो जाती है। नहीं आया समझ? आगे सर समझ। सी देखो इसका मतलब इंडिकेटर डायग्राम क्या होगा इसका? पीवी इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है इसका? देखो सर इसका एक एग्जांपल बता। किसका एग्जांपल? तो 2 लिख दिए मैंने। नहीं सर ये सेकंड पॉइंट बताओ ना। तो जो हीट दी गई है वो बर्डन के इक्वल हो जाती है भाई, ये कह रहा है। मतलब पूरी की पूरी हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, ये कह रहा है। इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं, ठीक है। तो सर इसमें साइन, हाँ जी सर इसमें साइन तो ऑपोजिट होंगे ना जब हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी? नहीं, सेम आएंगे। या तो कोई नेगेटिव है नहीं, ये हीट गिवन इनटू द वर्क डन। अभी आ रहा है, पूरा डिटेल में आ रहा है, क्यों टेंशन ले रहे हो? फुल आ रहा है। ये ग्राफ मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। ये पीवी इंडिकेटर डायग्राम है। इसी पॉइंट को नेक्स्ट क्लास आ रहा है तो सारे प्रोसेस आज कोशिश करूंगा कि खत्म कर दूं, ठीक है। तो बस कल मुझे लगता है अगर कल क्लास अगर लग गई तो ये थर्मोडायनेमिक्स कल मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। और एक आध दिन और बड़बड़ा के देखता हूँ कोई आगे पीछे, तो अगले वीक तक ही हीट खत्म हो जाएगी पूरी। ठीक है सर, सही है। ठीक है सर। यस सर। सर कल क्लास मत लीजिएगा, मतलब संडे को मत लगाइए सर। कैसे? सर वो पूरे हफ्ते कंटिन्यू क्लास होने लग गई ना, तो फिर एक भी दिन ऑफ नहीं मिलता, तो क्वेश्चंस वगैरह के लिए टाइम नहीं मिलता। तो क्वेश्चन चलो फिर मैं देख लूंगा, कोई नहीं। मैं जो पुराना जिसका छूटा हुआ उनका देखता हूँ, ठीक है। यस सर। चल ठीक है,
चलो फिर मिलते हैं 10 मिनट बाद, आधा घंटे बाद। इंडिकेटर डायग्राम बता दो। पीवी इंडिकेटर डायग्राम पे भी पूरा डिस्कस होना है। बॉयल्स लॉ में यही तो बताया था मैंने, पीवी। हेलो सर इसको बता के फिर बाद में ब्रेक दे देना। ये फिर दोबारा डिटेल में अभी यही चलेगा, ये अभी 15 मिनट और चलेगा कम से कम, आइसोथर्मल प्रोसेस। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ गया समझ परवीन भाई? यस सर। ठीक है। ओके सर। हाँ भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई। मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। ओके। हाँ मुशर्रफ भाई, क्या हाल है? परवीन भाई अब तुम गप्पे आओगे? भाई हेलो हेलो भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? भाई, कम आ रही है तुम्हारी आवाज। कम आ रही है अब? अब ठीक आ रही है। हाँ भाई बताओ क्या। एक छोटा सा काम है तुमसे। मुझसे बताओ क्या।